चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं रवि कुमार फिर से आपके सामने आ गया हम आज लेके। और हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। कल जो हम लोग क्लास किए थे उसका रिवीजन करते रहिए और काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग देखिए और दरोगा में रिजल्ट लाइए। पिछले बार हम लोग के ग्रुप से कम 3-4 मेरे दोस्तों लोगों का हुआ है, इसलिए आप भी आइए और ऑनलाइन ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए और पढ़ने से ही कुछ मिलता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है दोस्त। ठीक है, चलिए आइए। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बेरोजगारी क्या होता है। जो हम लोग आजकल बैठे हुए हैं सब भाई लोग, तो समान परिचय क्या है कि एक व्यक्ति, सिंपल सा बेरोजगारी का समान परिचय है कि एक व्यक्ति को बेरोजगार तब तक माना जाता है जब तक वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित प्राथमिक भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, और एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि बेरोजगारी तब तक माना जाता है, बेरोजगारी होता है क्या एक्चुअली? देखिए, बेरोजगारी उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि आपका काम करने का क्षमता है 10 रुपये का प्रति, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, मतलब कि तकनीकी आदमी है, आपको लगता है ना क्या? तो आपको लगता है कि आप एक दिन में 10 रुपये आपको कमाना इच्छा है, मतलब इच्छा नहीं है, मतलब आपको 10 रुपये कमाना एक वेतन है कि भैया आपको 10 रुपये मिलना चाहिए, वेज एक है पर डे के हिसाब से, लेकिन आपको मिलता है 5 रुपया चाहे 3 रुपया, तो उस 4 को क्या कहते हैं? बेरोजगारी। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति नहीं भी कमा रहा उसको भी। अब बेरोजगारी में 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जो अपने आप से बेरोजगारी है वो अनैच्छिक बेरोजगारी है, तो आगे भी मिलेगा, तभी आगे पढ़ लेते लोग। तो कह रहा है कि ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या से कहा जाता है। समान रूप से 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। देखिए, कब से कितना उम्र भी? 15 से 59। 15 से 59 जो उम्र के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्थिक रूप से कार्यशील माना जाता है। ठीक है ना? अरे आर्थिक रूप से कार्यशील मतलब समझ रहे हैं? मतलब नहीं, कार्य करने नहीं, तो ठीक हो तो है ये है, लेकिन इकोनॉमिक में भाग लेने वाले लोग जो अर्थव्यवस्था में है, या आर्थिक रूप से या पैसा कमाने वाले रुपये में, जो भी आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा रुपया यही ना होता है जी। जो आर्थिक रूप से काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो भाग लेने, तो कार्यशील माना जाता है। कितना से कितना उम्र के लोग को? 15 से 59 वर्ष के लोग को। अतः अगर इस वर्ग के आयु के व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं है तो इन्हें बेरोजगार माना जाता है। ठीक है ना? कि अगर 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष के लोग अगर नियोजित नहीं है या लाभ के पद पे जीडीपी में ग्रोथ हो। हाँ, अब आइए करा बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के प्रकार में क्या प्रकार के बताया है? 2 प्रकार के। कौन कौन? ऐच्छिक और स्वैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक या स्वैच्छिक दोनों बोल सकते हैं। स्वैच्छिक मतलब कि अपने अनुसार, अनैच्छिक मतलब कि नहीं मन है। तो 2 प्रकार की बेरोजगारी का होता है। कौन कौन सा? स्वैच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी होता है। तो अब आगे आते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है? ऐसी स्थिति में, यह एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है लेकिन कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है, या जहाँ कार्य या नौकरी उपलब्ध है लेकिन लोग वहाँ करने में इच्छुक नहीं है, उसको स्वैच्छिक या ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे तुमको देख लो भैया, सिंपल सा, तुम पढ़ने में सक्षम हो लेकिन तुम सुतल रहोगे दिन भर। कहते हैं भाई अगर रिविजन करके आओ, तो मन नहीं करता है, तो ये स्वैच्छिक बेरोजगारी हो गया। स्वैच्छिक बेरोजगारी मतलब काम करने के लिए आपको है, वहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, 10 रुपया दे भी रहा है सामने वाला आदमी, क्या भैया तुमको हम 10 रुपया दे रहे हैं, मेरे यहाँ खाली है, आओ काम करो, लेकिन मन से आलसी आदमी, आलस करम कोरी। हाँ, तो उसको कैसा बेरोजगारी कहते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो ये सब भारत में नहीं मिलता है, देख लो कि कहाँ मिलता है। सब मिलता है मैक्सिमम तुम चले जाओ वहाँ पे, जैसे स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन भारत में मिलता है। जैसे कि कुछ लोग गांव में मिलेंगे, देखना एकदम हाल से सुतर रहेगा, दिन भर खा पी के एकदम पराल रहेगा कि लोग कोना में साला। आप हाँ ठीक है ना? तो जैसे तुम लोग मिल जाते हो, तुम जैसे कर्मकोरी आदमी हो। आइए दूसरा क्वेश्चन है, अब है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या कहता है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम शरीर वाले लोग नौकरी या कार्य करने के इच्छुक है, लेकिन अर्थात अर्थव्यवस्था में नौकरी या कार्य की अनुपलब्धता के कारण बेरोजगारी होता है। जैसे कि अब स्वैच्छिक में तो बता दिए कि कार्य करने में भी सक्षम है, कार्य करना भी उपलब्ध है, लेकिन मन नहीं है करने का। अनैच्छिक में क्या? काम करने के लिए उपलब्ध है लेकिन सारा काम नहीं मिल रहा है, तो उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना? आइए अब कह रहा है अनैच्छिक उपवर्ग। अनैच्छिक बेरोजगारी में के उपवर्ग क्या क्या कहता है? तो इसमें उपवर्ग निम्न प्रकार के हैं, देखिए आते हैं 3, 4, 5 होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या कहता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी यह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी वो कहता है जो कि अर्थव्यवस्था में किसी संरचनात्मक परिवर्तन, मतलब कोई स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो गया है, जैसे कि किसी प्रकार का चेंजेस कर देते हैं तो उससे बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने तकनीक कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है, वे बेरोजगार हो जाते हैं। मांग के प्रतिमान में परिवर्तन फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं, श्रम उद्योग बाहर कर जाता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण कैसे दे रहा देख लीजिए। जैसे कि बिहार में देख लीजिए, बिहार में दारूबंदी हो गया, तो बिहार में बहुत सारा दारू का उद्योग था ना जी। अरे बिहार में पहले क्या था? दारू का उद्योग था। तो उसमें जितने भी जो कारीगर काम करते थे, जो इंजीनियर थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उसमें काम करते थे उस कंपनी में, तो कंपनी जब बंद हो गया तो लोग बेरोजगार हो गए ना जी, तो वही हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है? प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब कोई टेक्नोलॉजी नया आ गया। हाँ नहीं, AI तो बहुत, तो फिर सॉफ्टवेयर ना हो जाएगा जी। टेक्नोलॉजी मतलब कि इन द सेंस ऑफ कोई नया टूल्स आ गया, मशीन्स आ गया, या बड़ा बड़ा आ गया पोर्टल, तो उसके हिसाब से क्या हो गया कि भैया उसको काम नहीं करना था। ये काम करते थे पहले हाथ से लिख के, अब लोग आ गया टाइपिंग मशीन, तो इनको टाइपिंग करना ये नहीं करता है। टाइपिंग समझ रहे हो ना, कंप्यूटर में कीपैड पे, इनको टाइपिंग करने आता ही नहीं, मॉडर्न युग आ गया। तो मतलब कि अब हाथ से लिखेंगे हम टाइपिंग करेंगे, तो ये हाथ से लिख के फिर टाइपिंग करवाएंगे, उसके बाद ना फिर प्रिंट करवाएंगे जी। चाहे टाइपिंग करके प्रिंट करवाएंगे, इनका पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हम जो टाइपिंग कर देंगे वो अच्छा लगेगा। टाइपिंग करके पोस्टमैन तो हम टाइपिंग करके देंगे। हाँ, आप देखिए जीमेल पे तुरंत कर देता है। यहाँ से आदमी अब तुरंत जीमेल कर देता है, विदिन 10 सेकंड में पहुंच, दिल्ली से आपका मेल तुरंत आपको चला आता है विदिन सेकंड। तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी है। तो जो पोस्टमैन वाला चला गया, अभी गया नहीं, अभी भी है पोस्टमैन वाला, लेकिन पहले की तरह और डिमांड में जो आता चाहिए जैसे उसमें जो पहले से वैकेंसी निकालता था, हाँ, अब उसमें निकालेगा, उसको कोई जरूरत नहीं उतना निकालता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं निकालता है। चलिए काम के अनुसार। हाँ, तो संरचनात्मक बेरोजगारी समझ में आ गया ना, कि मतलब किसी संरचना, मतलब कि स्ट्रक्चर, किसी कोई ऐसा आ गया चीज जिससे कुछ लोग बेरोजगार हो गए। जैसे कंपनी उद्योग बंद हो गया किसी कारण से, जैसे बिहार में सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि दारू का उद्योग बंद हुआ, सारे लोग बेरोजगार हुए। संरचनात्मक बेरोजगारी। आइए दूसरा क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं इसको। यदि कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता, या दूसरे शब्दों में यदि उत्पादन के विपरीत प्रभाव डाले बिना उस कार्य से हटाया जा सकता है, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी माना जाता है। जैसे कहता है यहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर है, या कृषि क्षेत्र में समान घटना है। तो एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, बताते तो पहले समझाएंगे। कहेगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मूल रूप से कहाँ देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में। देखिएगा, घर में अगर आपके 4 लोग मिलके धान उपजाते हैं 1 बीघा खेत में 10 कुंटल, मान लीजिए आप भी चले गए घर पे खेती करने, 5 लोग हो गए, 5 लोग मिलके भी उतना है 10 कुंटल उपजा रहे हैं, तो कोई फायदा हुआ? तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अच्छा, वहाँ में से 2 लोग और हटाइयो लीजिए, 3 लोग बचेगा, तो 3 लोग मिलके भी उतना ही उत्पादन कर रहा है, तो कोई घाटा हुआ? मेहनत उसको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन तो उतना ही हो, उत्पादन बढ़े ना घटे, तो उसको क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो यह मूल रूप से हम लोगों को कृषि में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया कह रहा है कि संगठनात्मक या घटनात्मक बेरोजगारी, मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है यह बेरोजगारी उस बेरोजगारी समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रम एक उत्पादन प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशील में क्या करता है? अपूर्णता के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है, परंतु नए व्यवसाय कार्यों के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उस परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए दौरान व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। इसे ही संगठनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, संगठनात्मक बेरोजगारी क्या कहता है? जैसे कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना जी, तो समझिए कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, करवाते हैं, तो आप कुछ रुपये कमाते हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को टीचिंग स्किल कर रहे हैं, चाहे किसी को आप पढ़ा रहे हैं तो उससे कुछ रुपये कमाते हैं, ट्यूशन फी लेते हैं। जब ट्यूशन फी लेते हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, बेरोजगार, आप रोजगार है, सपोज डेट रोजगार है ना जी। अच्छा, आप टीचर फील्ड छोड़ के आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई व्यवसाय खोलना चाह रहे हैं, चाहे किसी प्रकार का काम करना चाह रहे हैं जो आपको नहीं आता है, स्किल नहीं है, तो स्किल सीखने के लिए पहले आपको जाना होगा, कहीं ना कहीं सीखना होगा। तो उस स्किल पे जाने के लिए और इस स्किल को छोड़ने के बीच में जो आप काम करिएगा सीखने के लिए, वही आपका संगठनात्मक बेरोजगारी कहलाता है। दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड कहलाएगा स्किल, हाँ, मतलब इस दोनों के बीच का, इससे छोड़ के इस पे जाने के लिए जो बीच का टाइम कहलाएगा ना, वही आपका संगठनात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। क्योंकि उस टाइम तक आप कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, उल्टे पैसा दे रहे हैं सीखने के लिए, चाहे कुछ सीख रहे हैं, तो उस समय क्या कहलाएगा? संगठनात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। जैसे व्यवसाय कर रहे हैं, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, दवाई का दुकान, अब जाना चाहते हैं किसी और संबंधित अथी में, चाइनीज फास्ट फूड खोलना चाहते हैं, हाँ,
अब चाइनीज फास्ट फूड खोलने के लिए या तो आपको आदमी रखना पड़ेगा या आपको क्या करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, कैसे स्टॉल रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या उसका मतलब स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, क्या क्या दुकान खोलना पड़ेगा, कैसे कोना में किस मार्केट प्लेस पे खोलना पड़ेगा, ये सब आपको सीखना होगा। पहले मार्केट घूमना पड़ेगा। तो जब मेडिकल स्टोर छोड़ के जब इस वाले पे आप जब आइएगा तो सीखने के दौरान जो बीच में आप जो काम क्रिया कीजिएगा उसी को संगठनात्मक बेरोजगारी या घटनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर हो गया? संरचनात्मक बेरोजगारी, लक्षण बेरोजगारी और घटनात्मक बेरोजगारी, तीनों क्लियर हो गया। अब आइए आगे चक्रीय बेरोजगारी। अब कर रहा है चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है। तो चक्रीय बेरोजगारी यह व्यापार चक्रों, विशेष रूप से मंदी संबंधित चक्रों और गिरावटों के चक्र के कारण उत्पन्न होती है। कारोबारी गतिविधियों में गिरावट के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी होती है। बात सही है। यह विकसित देश हो जैसे पूंजीगत खरीदार होते हैं, एक समान घटना है। कह रहा है कि चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है कि मंदी संबंधित है। अरे जैसे कि देखते हो चक्रीय का मतलब क्या होता है कि आज इसमें आया ना, आज इसमें आया, इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर घूम के इसमें आएगा। अच्छा, अमेरिका के 1921 में आया था एक बार महामंदी, 21-22 में शेयर मार्केटिंग वाला। हाँ, तो 21 के बाद फिर क्या हुआ था, आजकल फिर देखते हैं, सुनते हो ना कि अमेरिका में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है, मंदी का दौर देखने को मिल रहा है, सुनते हो ना। देख लो कि कितना साल बाद घूम के फिर मंदी का दौर उसके पास आ रहा है, मर रहा है। तो यही होता है चक्रीय बेरोजगारी। मतलब जब मंदी का असर आएगा तो क्या करेगा कंपनी सब, अपने अपने यहाँ से लोगों को निकालना स्टार्ट करेगा। सुनो, विप्रो कम से कम 600 लोगों को अपने यहाँ से निकाल दिया। क्या है? क्योंकि उसके यहाँ मंदी आने का डर था कि भैया उसका जो ग्रोथ था वो ग्रोथ घट गया है, तो अपने यहाँ से लोगों को निकालेगा ताकि उतना, अगर 1000 लोगों को भी 600 लोगों को निकालता है तो 600 लोगों को मान लीजिए 20-20 हज़ार रुपये का सैलरी दे रहा है, तो 6 गुना 2 कर लीजिए, कितना लाख रुपये वो बचा लिया अपना। तो उतना लाख रुपये तो उसका बच गया पर महीना। तो वही होता है, जो जिसको निकालेगा ना, जिस आदमी को निकाल रहा है उसी को कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। वो लोग एक बार में उतना लोग बेरोजगार हो गया ना जी। अब भारतीय में मंदी आ जाए तो देखिएगा कितना कंपनी सब बैठ जाएगा, प्राइवेट कंपनी सब। गवर्नमेंट कंपनी बैठे ना बैठे, लेकिन प्राइवेट कंपनी जितना है मैक्सिमम लोग क्या करेगा ना, अपने अपने यहाँ से लोगों को लात मार के निकालना स्टार्ट करेगा। देखिएगा कि इस आदमी से हमको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, उसको निकाल के इसे फेंक देगा बाहर। उसी को कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। क्लियर हो गया? अब आइए, अब कह रहा है टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। वही तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, घटनात्मक बेरोजगारी में पढ़े ना, चाहे संरचनात्मक बेरोजगारी में सेम वही चीज़ है, लेकिन उसको अलग दे दिया टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि नए उत्पादन से, मतलब कि सीधा सीधा तौर पे ये कह दिया है, जैसे AI आ गया आजकल। अब देखिए आज के डेट में जो भी सॉफ्टवेयर हमको बनाना भी है, हम सॉफ्टवेयर वाले को नहीं ढूंढेंगे, डायरेक्ट AI को बोलेंगे भाई हमको बना के दे दो। चाहे हमको अगर पहले एगो हम रखे थे आदमी को लेखक कहानी लिखने के लिए, भाई तो हमको कहानी लिख देना कि राम और श्याम दोनों दोस्त है, दोनों स्कूल में पढ़े जाते थे बचपन से, और बचपन से लेके उसके जवानी तक हमको कहानी लिख के तुम देना। तुमसे बोले तुम स्क्रिप्ट हो ना, स्क्रिप्टर लेखक हो, तो तुमसे हम बोले लिख के देना भाई कहानी हमको, तो तुम हमको लिख के कहानी 2 पेज में दोगे 5 दिन 10 दिन बाद। आज AI में क्या करेंगे, हम सीधे कहेंगे कि हमको राम और श्याम के दोस्ती की कहानी शुरू से लेके बुढ़ापे तक कर दीजिए। 2 मिनट में बोलेंगे, तीसरे मिनट में पूरा हमको लिख के दे देगा। चैट जीपीटी देखिए ना। हाँ, चैट जीपीटी यही हो गया ना। तो क्या हो गया, अब कुछ लिखे सब इस जो व्यक्ति का जो नौकरी है, जो पहले अधिक कमाता था, लोगों को लिख के देता था, उसका नौकरी अब खतरे में आ गया। अच्छा, और भी चीजें आ गया, जैसे AI टूल सब में जो आप हर चीज कर सकते हैं, जो आपको करना है AI टूल को बोलिएगा कि हमको ये चाहिए, वो करके आपको दे देगा। तो कुछ लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें नौकरी पे खतरा आ गया, तो उसका रोजगार बेरोजगार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी हो जाएगा, कहला जाएगा। वही एग्जाम्पल कह रहा है कि नई प्रौद्योगिकी के आरंभ, उत्पादन की पद्धति से, उन्नत मशीन, श्रम बचत उपकरण इत्यादि कारणों से कामगारों से क्या हो गया, प्रौद्योगिकी उदाहरण हो गया। ठीक है ना। तो वही कहते हैं क्या, कौन बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है सीजनल बेरोजगारी। जैसे देखिए ठंडा में ऊनी कपड़ा का रोजगारी ज्यादा होता है, वो आता है। उदाहरण स्वरूप कृषि जैसे क्षेत्र, जहाँ श्रमिक एक मौसम के लिए काम करते हैं और शेष वर्ष के लिए बेरोजगार रहते हैं। सबसे अच्छा वो कहाँ होता है, मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में होता है। देखिए अब आम का भी मौसम आ रहा है, तो देखिएगा जो कुछ लोग जो होगा सिर्फ आम लीची पे डिपेंड होगा, तो वो आम लीची, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी देखिएगा बाहर से आता है सब करने। हाँ, आप एक बार देखिएगा वहाँ पे सामने गांधी नदी के जितना पेटी है, गंगा के किनारे जितना पेटी है, नदी का पेटी है, हरियाणा से सब लोग आता है और 6 महीने यहीं पे रहेगा, खेती करेगा, अब बढ़िया उत्पादन करता है। कीरा, खकड़ी, तरबूज, खरबूज जितना है तरह का उत्पादन करेगा, लौका, ककड़ी सब करेगा, कोहड़ा, अब बेचेगा, पैसा कमाएगा, 6 महीने बाद फिर घर चला जाता है। फिर कहीं बाढ़ आ जाता है, पूरा पेटी भर जाता है, फिर ठंडा पर कोई पैसा नहीं कमाता है, फिर 6 महीने बाद आता है। छपाक है, वाटर पार्क है,
नहीं वाटर वो पार्क सीजनल, तो भी तो सीजनल है। सीजनल है, लेकिन वो एक सही बात है। लेकिन वो एक अलग चीज है। कृषि से खाली ये थोड़े ना मौसमी हाँ। बेरोजगारी चलेगा। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय NSSO जारी करता है। हाँ, अच्छा, हम आपको बताए भी थे कल परसों कि NSSO प्लस CSO 1951 दोनों को मिला के क्या बना दिया? NSO बना दिया गया। ठीक है, 1950 में ना भैया। 1950 में NSSO हाँ, और CSO 1951 में। ठीक है, CSS 51 में। हाँ 1951 में। चलिए, समान रूप से कह रहा है कि समान रूप से 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील में आता है। जस्ट ऊपर बनाते हैं 15 से 59 वर्ष के लोग। बेरोजगारी वाला। इसको अंडरलाइन करके एकदम लिख ही लीजिए। 15 से 59 वर्ष। अब आइए, कहता है गरीबी या निर्धनता प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है गरीबी से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती है। कह रहा है कि हम गरीबी निर्धनता मतलब गरीबी जो होता है किसको हम लोग करते हैं, किसको तय करते हैं? BPL बिलो द पॉवर्टी लाइन, APL एलो द पॉवर्टी लाइन, और एक ऊपर होता है अपर द पॉवर्टी लाइन। 3 तरह का होता है। क्या होता है? एक अलोंग द पॉवर्टी लाइन, एक बिलो द पॉवर्टी लाइन, एक अपर द पॉवर्टी लाइन। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन जिसको गरीब की निर्धनता हम करते हैं, तो कैसे करते हैं? जिसको घर नहीं हो बढ़िया, कपड़ा बढ़िया नहीं हो, अच्छा भोजन नहीं खाता हो, रहने की आवश्यकता, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था उसको उपलब्ध नहीं हो। मतलब ये 5-6 प्रकार का जो चीज़ होते हैं, घर, कपड़ा, रोटी, मकान, स्वास्थ्य, सब नहीं, मेडिकल फैसिलिटी उसको नहीं अवेलेबल हो, उसको हम गरीबी रेखा के नीचे रखते हैं। तो वही कह रहा है। हाँ, आइए, गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। यदि समाज एक बड़ा हिस्सा वंचितता निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि अर्थहीन हो जाती है। अगर एक समाज का एक अधिक से ज़्यादा वर्ग जो होता है अगर गरीबहीन रहे, तो क्या कहता है कि आर्थिक समृद्धि जो होता है ना, वो भी अर्थहीन हो जाता है। क्योंकि भैया उसको अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगा, उसको सही से भोजन नहीं मिलेगा, उसको सही से अगर आवास नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? और आपके इकोनॉमिक में किसी भी तरह का क्या करेगा? वो डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो उल्टे क्या करेगा? बोझ बनेगा। जैसे कि कोई मजदूर है, अगर आपके लिए काम, देश के लिए खेत में काम करता है, आपके लिए काम करता है, तो कहीं ना कहीं 100 रुपया कमाएगा। जब रुपया कमाएगा तो कहीं ना कहीं देश के GDP में भाग निभाएगा, पर कैपिटल इनकम में उसका रोल निभाएगा। उससे क्या हो जाएगा? देश का इकोनॉमिक बूस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो क्या करेगा? देश का इकोनॉमी को और क्या करेगा? खराब करेगा। तो वही बात यहाँ भी कह रहा है। हाँ, आखिर GDP कैसे निकाला जाता है? सकल कह रहा है कि गरीबी के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन है? सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी क्या कहता है? सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता के सापेक्ष गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर समान लोगों से निम्न होता है। निम्न का मतलब समझ रहे हैं कि नीचे, थोड़ा नीचे होता है, तो उसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो आते हैं ना, हम लोग सामान्य में आते हैं। समान का मतलब समझ ना, हम लोग बढ़िया से खा पी के कपड़ा पहने रह रहे हैं, एक जीवन निर्वाह कर ले रहे हैं, तो लोग सामान्य में आते हैं। हम लोग से भी नीचे जैसे रिक्शा वाला हो गया, ठेला वाला हो गया, या मजदूर हो गया, जो रोड पे सो जाता है, जिसका घर नहीं है, एक समय का खाना नहीं खा पाता है सही से, रोड पे भटकते रहता है, तो वो क्या होता है? सापेक्षिक गरीबी आता है। समझ में आ रहा है ना? जो समान लोगों से भी क्या आ जाए? नीचे में आ जाए। अब निरपेक्ष गरीबी में कहता है, निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि अभाव होता है। मतलब कि अब निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है ना, उससे भी नीचे जाएगा स्टेशनों पर, तो देखिएगा कुछ लोग सुतल रहता है, दिन भर क्या कहते हैं उसको, सोल्यूशन, स्मैक, चरस, गांजा, ड्रग्स लेके सुतल रहता है। मतलब उसको भोजन भी एक टाइम का नहीं मिल पाता। लोग भोजन देता है तो वो करता नहीं, तो इसे दिन भर सुतल रहता है, तो वो जाएगा निरपेक्ष गरीबी में आ जाएगा। ठीक है ना? अरे रिक्शा ठेला वाला एक टाइम का 2 टाइम का खाना जुटा लेता है ना, कम से कम किसी दूसरे पे तो डिपेंड नहीं रहता है। लेकिन वो सब क्या है कि किसी दूसरे पे डिपेंड रह रहा है, कोई ला के देगा खाना तो खाएंगे, नहीं तो इसे सुतल रहेंगे। तो निरपेक्ष गरीब में उसको स्वास्थ्य तो बहुत दूर का चीज होता है। जब उसको खाना नहीं मिल पा रहा है एक टाइम का, तो स्वास्थ्य क्या कराएगा? खाक दिखाएगा अपना। इसलिए आइए, पहला नोट, प्रति व्यक्ति अनुपात निर्धनता व्यापक अनुपात, हेल्थ काउंट रेशियो, एशियर पॉवर्टी इंडिकेट रेशियो क्या होता है? आगे देखते हैं। यह निर्धनता रेखा के नीचे BPL जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? तो देख लीजिए। HCR मतलब क्या हो जाएगा? हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मतलब क्या करा? प्रति व्यक्ति अनुपात। प्रति व्यक्ति अनुपात इक्वल टू BPL कुल लोगों की संख्या बट्टा कुल जनसंख्या गुना 100। BPL से भी जो नीचे रह रहा है, हाँ, तो पर हेड मतलब यह निर्धनता जो होता है BPL यापन करने वाले लोगों का प्रतिशतता कैसे प्रदर्शित करता है? तो देख लीजिए, कह रहा है कि प्रति व्यक्ति अनुपात मतलब कि हेड काउंट रेशियो
इक्वल टू क्या होगा, बीपीएल का जो अनुपात होगा लोगों का बट्टा कुल जनसंख्या गुना 100 करेंगे। याद रखिएगा बीपीएल लोगों की संख्या, मतलब बीपीएल का मतलब समझ रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे है। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन का जनसंख्या जो होगा पूरा बट्टा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बट्टा में कुल जनसंख्या कर लेंगे और गुना 100 से कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, हेड काउंट रेशियो निकल जाएगा, HCR निकल जाएगा। याद रखिएगा HCR निकालने के लिए क्या करते हैं, बीपीएल का पूरा जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या गुना 100 कर लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति अनुपात निकल जाएगा। याद रखिएगा कि HCR हेड काउंट रेशियो क्या होता है, सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि हेड काउंट रेशियो निकालने के लिए हम किससे प्रतिफल गुना करते हैं, तो बोलेगा बीपीएल को कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या कर लेते हैं। बीपीएल का जो संख्या कुल जनसंख्या रहेगा ना, पूरा बीपीएल का जनसंख्या को उसके बट्टा क्या कर लेंगे, कुल जनसंख्या गुना 100 से कर लेंगे, तो हम लोग का हेड काउंट रेशियो निकल जाएगा। क्लियर, हेड काउंट रेशियो निकल जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। अब आइए, भारत में गरीबी मापन रेखा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया आपका कि भारत में गरीबी मापन का विधि किस HCR से नापते हैं। याद रखिएगा भारत में गरीबी रेखा का मापन किससे करते हैं, HCR से करते हैं। तो भारत में गरीबी रेखा का मापन HCR से क्या आता है, हेड काउंट रेशियो से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीपीएल का कुल संख्या गुने 100। चलिए अब कह रहा है भारत में गरीबी मापन की संबंधित समितियां, अब भारत में गरीबी संबंधी कौन कौन आया था, जैसे कि अलग समिति, तेंदुलकर समिति, वाईवी समिति, बहुत सारी समिति आई, हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत में गरीबी की निर्धारणता हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय मतलब NSSO एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करती है। भारत में गरीबी मापन के लिए खर्चा अथवा उपभोग विधि प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, NSSO के द्वारा मापन होता है गरीबी रेखा, ठीक है। डॉक्टर वाई के अलग समिति, पहले का क्या है, डॉक्टर वाई अलग समिति, तो अलग समिति, इस समिति का गठन वर्ष में किया गया था, कब किया गया था, 1977 में किया गया था। तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि अलग समिति किससे संबंधित है, गरीबी रेखा तक, कब आया था, 77 में आया था। कब रिपोर्ट पेश किया था, 89 में किया था। तो आइए पूरा पढ़ लेते हैं। योजना 77 में योजना आयोग द्वारा, अच्छा 1977 में योजना आयोग द्वारा, अच्छा योजना का गठन कब हुआ है, योजना आयोग का गठन हो गया जाके 1950 में, 1950 में। और नीति आयोग का गठन 15 में, 2015 एक बार देख लीजिए आप लोग। तो हाँ, योजना आयोग कब हो जाएगा 1950, और नीति आयोग कब हो जाएगा भाई, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग 1915, NSSO योजना आयोग दोनों सेम है। हाँ ठीक है। आइए, तो अब अध्यक्षता में की गई थी, किसके अध्यक्षता में की गई थी, अलग समिति, अलग समिति, डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में की गई थी, इसे अलग समिति का नाम दिया गया था इसको। जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट का पेश किया था इन्होंने 79 में। रिपोर्ट समिति आया कब था, 77 में। पूछता कभी कभी कि डॉक्टर वाईवी समिति गरीबी की निर्धारणता के लिए अपना रिपोर्ट पेश कब किया था, 79 में। समिति आया कब था, 77 में। और किसके अर्थ में आया था, योजना आयोग द्वारा, ठीक है। समिति गरीबी के लिए एक कैलोरी के आधार पर नियतांक तैयार किया था। अब इसमें भी वो पूछता है कि कोई रुपया के लिए किया था, कोई कैलोरी पे किया था, तो कितना कैलोरी बताए थे कि एक आदमी को कितना ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी, उसको अगर गरीब आदमी कोई खा रहा है ना तो गरीब नहीं कहलाएगा। इनका कहना नहीं था कि एक व्यक्ति प्रतिदिन अगर 2400 कैलोरी अगर भोजन इंटेक ले रहा है तो गरीब नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति अगर एक व्यक्ति ले रहा है अगर कैलोरी 2100 कैलोरी तो वो गरीब नहीं है। कौन कहा था ये अलग समिति का था। कब आया था, कब रिपोर्ट पेश किया था, किसके द्वारा लाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 1915, नीति 2015, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। अब आइए अगला, लकड़वाला समिति। तो लकड़वाला समिति, समिति का गठन योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1999 में किया गया था। प्रोफेसर टी.डी. लकड़वाला की अध्यक्षता में की गई, जो कि 1993 में अपनी प्रेस रिपोर्ट की थी। आया कब था, 1989 में। रिपोर्ट पेश कब किया था, 93 में। समिति आया, लकड़वाला समिति आया कब था, 89 में। अब रिपोर्ट पेश कब किया था, 93 में। अब आइए आगे कहता है, इस कार्य दल द्वारा 18 राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी निर्धारणता की गई थी। देखिए हाँ, 18 राज्य के लिए और अलग अलग गरीबी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए किया गया था। कैसे किया गया था बताता है। आइए
आगे कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारिता रेखा के कृषि श्रमिक के उपभोक्ता में मूल्य सूचकांक लिया गया तथा शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक श्रम उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक लिया गया है। बात समझ में आ रहा है? लकड़वाला समिति क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा कि कृषि श्रमिकों में, शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक जो कर्मचारी थे या जो श्रमिक थे उनको उठाया, तो उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब कि जो कंज्यूमर प्राइस जो होता है ना उसको उठाया उन्होंने, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उठाया कि भैया क्या कंज्यूम करता है, एक दिन में कितना कंज्यूम करना चाहिए। ये लकड़वाला समिति कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ध्यान दिया। वही बोलेगा कि अलग समिति किस पे ध्यान दिया? कैलोरी पे ध्यान दिया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना कैलोरी? 2400, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100। लकड़वाला समिति कब आया था? 77 में, 89 में। चलिए हाँ, सुरेश तेंदुलकर समिति भी गरीबी से संबंधित है। इस समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया? 2005 में। कौन? तेंदुलकर समिति। कौन तेंदुलकर? सुरेश तेंदुलकर। और 2009 में रिपोर्ट पेश किया गया। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो आया था 2005 में आया था, 2009 में रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है ना। इस समिति ने गरीबी के पारंपरिक रूप को छोड़कर बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ऐसा समिति है जो गरीबी के मतलब परंपरागत रूप को छोड़कर बहुआयामी स्वरूप को अपनाया था? सुरेश तेंदुलकर समिति। तो ग्रामीण क्षेत्र 27 रुपये प्रति व्यक्ति दिन खर्चा किया था और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रति दिन खर्चा किया था। तो ये रुपया पे कौन बोला? सुरेश तेंदुलकर समिति। 27 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में और 33 रुपया 27 रुपया 33 रुपया या 27 और 33 से 27 रुपया ग्रामीण और 33 रुपया शहरी, 2400 ग्रामीण, 2100 कैलोरी शहरी। कौन समिति? अलग समिति। कब आया था? 77 में। रिपोर्ट कब पेश किया था? 79 में। अब आइए सिंह रंगराजन समिति, ये भी गरीबी से संबंधित है। इस समिति का गठन 2012 में किया गया था। सिंह रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012 में किया गया था। रंगराजन की अध्यक्षता में किया गया, जो कि वर्ष 2014 में रिपोर्ट पेश किया था। 12 में आया था, 14 में पेश किया था। आज सुरेश तेंदुलकर समिति कब आया था? 5 में। पेश रिपोर्ट कब किया था? ठीक है, आई 12 में आया था, 14 में किया था। कौन समिति? रंगराजन, सी रंगराजन समिति 12 में आया था, 14 में रिपोर्ट पेश किया था। इस समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया, देखिएगा वो जो कहा था 27 रुपया, प्रतिदिन 27 रुपया कहा था। 972 रुपया जो कह रहा है ना, मंथली कह रहा है, बात दोनों बराबर है, बस ये मंथली कह दिया, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। ये 972 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति मंथ कह रहा है। कौन समिति? श्री रंगराजन समिति। 12 में आया था, 14 में क्या कहा था कि 972 रुपया प्रति व्यक्ति आना चाहिए मंथली में, एक महीने में ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपया आना चाहिए मासिक उपभोग व्यय कर दिया। देखिए ना, मासिक कर दिया मतलब मंथली कह दिया है। तो हाँ, को गरीबी रेखा में प्रभाषित किया जाएगा। अब प्रतिदिन कौन कहा है? रंगराजन। ध्यान कहाँ रहा आपने? रंगराजन प्रतिदिन बोलेगा था सुरेश तेंदुलकर। वही तो हम बोल रहे हैं, प्रतिदिन तेंदुलकर। रंगराजन तो आया था बहुआयामी बोला पे। ये महीना में हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, इस समिति का गठन नीति आयोग द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, पूछ देगा कि नीति आयोग द्वारा कौन समिति किया गया था गरीबी के लिए? कब किया गया था? 2015 में, मार्च में। क्योंकि जनवरी में तो नीति आयोग आइए गया था, अब मार्च में आइए गया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता को आकलन हेतु विधि का सुझाव देना था। इस टास्क फोर्स द्वारा एलाइनमेंट पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेटिंग सोशल प्रोग्राम्स नामक एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें गरीबी के संबंधित 2 पहलुओं पर चर्चा किया गया। मतलब 2 किया गया, इसमें क्या क्या किया ये बताते हैं। तो भारत में गरीबी का निर्धनता अथवा मापन किस प्रकार या किस आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, पहला हो गया। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या रणनीतियां एवं कार्यक्रम बनाना चाहिए। अभी तक इसका रिपोर्ट का भी अभी नहीं आया है, रिपोर्ट नहीं आया अभी तक खाली भी उस पर चर्चा किया है कि भारत में जो गरीबी का मापन होगा ना, किस प्रकार में करना चाहिए, उन्मूलन गरीबी का कैसे कैसे होना चाहिए और क्या क्या रणनीति और क्या क्या कार्यक्रम चलाना चाहिए भारत में। अभी यही 2 ही दिया अपना, उसके अलावा क्या है? भारत सरकार एवं नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। किस रिपोर्ट पर? पनगड़िया रिपोर्ट। एक बार सारा समिति हो गया हम लोग का। आइए पूरा समिति का ऊपर से कर दीजिए रिवीजन, बताइएगा हम फटाफट जल्दी जल्दी। पहला समिति एक के वाई अलग समिति कब आया था? 77 में आया था। रिपोर्ट पेश कब किया था? 79 में। क्या कहा था इन्होंने? ग्रामीण के लिए 2100, शहरी क्षेत्रों के लिए।
अगला आता है लकड़वाला समिति। कब आया था? 89 में आया था। हाँ, इन्होंने कहा था कि भैया जो होना चाहिए कंज्यूमर उपभोग, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि वाला के लिए हाँ। लेके और शहरी क्षेत्र में औद्योगिक वाले के लिए उपभोक्ता जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे फोकस किया था। कौन? लकड़वाला समिति। आया कब था? 89 में। रिपोर्ट पे कब किया था? 93 में। अब आइए तीसरा का आता है सुरेश तेंदुलकर अच्छा सुरेश, हाँ 2005 में पेश रिपोर्ट किया था 9 में। इन्होंने क्या कहा था? 27 ग्रामीण 31 की 35 रुपया हो गया शहरी क्षेत्र वाला। रंगराजन जो क्या कहता है? 12 में आया, 14 में पेश किया। 12 में आया था, 14 में पेश किया था। कितना रुपया बना था महीना? ग्रामीण 972 सॉरी 407 रुपये मासिक रूप से। आर्मी प्रगति रिपोर्ट कब आया था? 15 में। रिपोर्ट पेश नहीं किया है नीति आयोग के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई इस पर विचार नहीं किया। यही तरह देते हैं। ठीक। चलिए दोस्तों, लोग अब इकोनॉमिक्स पे आ गए हैं। अब इकोनॉमिक्स वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न पत्र पे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम क्या है? का नाम संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं। आइए अब इनके विशेषताएं में बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भैया ये सबको पता है, भारत। ठीक है ना? और इसी क्वेश्चन में बोलेगा सबसे मतलब कि अगर बोलेगा कि लिखित संविधान सबसे पहले किसका था, तो अमेरिका का। अब बोलेगा कि संविधान किसकी देन है, तो ये फ्रांस का। सबसे पहले फ्रांस में संविधान बन गया था, लेकिन लिखित नहीं था। लेकिन लिखित संविधान एक मोन्यूमेंट बोलेगा तो किसका है? अमेरिका का। लेकिन संविधान देन किसका है? फ्रांस का। फ्रांस का जो संविधान बना था ना 1791 में ही हो गया था। ठीक है ना? नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था 1791 में। जो वहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसी टाइम में हुआ था। ये आपका 1791 में आके आपका फ्रांस की क्रांति का जो संविधान था वो नेशनल असेंबली के द्वारा ही बना दिया गया था ना। ठीक है, आइए। निम्नलिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश के रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर संविधान ही हो जाएगा। संविधान जो तक आपके देश के अंदर में है, आप सबसे अधिक किसको मानते हैं? बाइबल के रूप में संविधान को मानते हैं, क्योंकि हमारा जो भी है सब चीज़ संविधान के अनुरूप ही चलता है। आपको रोड पे चलने का तरीका वो भी संविधान ही देता है। अगर आपको संविधान नहीं रहता तो आप लड़की को छेड़ देते, या किसी को गाली दे देते, या पुलिस को मार देते। लेकिन संविधान है तो थोड़ा आप डरते हैं ना भाई कि पुलिस को मारेंगे तो केस हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। लड़की को छेड़ेंगे तो उसके अनुसार हमको केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो संविधान के अनुसार ही हम लोग का देश का हर चीज़ चलता है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करते हैं? तो भारतीय जो संविधान है यह बहुत बड़ा, मतलब कि आकार में माध्यम, बहुत छोटा और सुदृढ़ है। विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। यह लिखित संविधान ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। ये विश्व में सबसे बड़ा विस्तृत संविधान में से एक है। तो इसलिए है कि दुनिया में हर देश से संविधान लेकर अपना बनाया है। प्लस जो 1935 का हम लोग का अधिनियम था उसमें से भी 99% लेके उसमें से बनाया है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा विस्तृत संविधान हो गया। किसका? भारत का संविधान। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो भाई साहब भारतीय अभी जस्ट कुछ देर पहले हम आपको बताया है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्योंकि इसलिए छोड़ा है कि आज भी हम लोग के भारत के संविधान में कितने आर्टिकल है? टोटल 400 से अधिक, मोटा मोटी कितने भाग है? भाग कितने हैं? 22 है। सूची कितने हैं? 12 है। लेकिन हम देखेंगे जब 1935 का अधिनियम तो उसमें आर्टिकल थे 321, जिसमें सब लोग आज लिए हैं। 321 आर्टिकल हम लोग आज लिए हैं। भाग कितने लिए हैं? 14 भाग लिए हैं। और सूची कितने लिए हैं? 10 सूची लिए हैं 1935 में से। हम ही नहीं बोल रहे कि मूल संविधान में भाग कितने थे अनुसूची के, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं कि 1935 से हम लोगों ने कितना क्या क्या लिया है। तो 321 हाँ 321 आर्टिकल लिए हैं, 14 भाग लिए हैं, 10 क्या लिए हैं? अनुसूची लिए। टोटल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची बता दोगे एक बार में? मुझवानी क्या नहीं याद है भाई? बताओ कोई, बताइए फटाक जल्दी, टाइम नहीं। पहला अनुसूची तो हो गया राज वाला, यूपी और स्टेट। हाँ, भारतीय राजस्व संघ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया आपका वेतन भत्ता। हाँ, तीसरा में शपथ हो गया। हाँ, तब क्रिया खाएंगे शपथ। हाँ, चौथा में, उसके बाद चौथा में हो गया आपका राज्यसभा का सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन। पांचवा बताइए। पांचवा हो गया आपको एससी के लिए। हाँ, जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्र के लिए हो जाएगा। छठा में आसाम हो गया। नहीं, आसाम, मिजोरम और मेघालय मेघालय तीनों के लिए अलग विशेष प्रावधान है।
7वां में आपका हो गया कि राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, समझे। 8वां में हो गया भाषा, 9वां में हो गया कोची नगर, सॉरी ग्रामीण वाला, भूमि से जमींदारी भूमि से। 10वां हो गया दल बदल कानून, 11वां हो गया नगर पंचायत, ग्रामीण पंचायत, हो गया नगर पंचायत। सिंपल सा। अच्छा देखिएगा, पांचवा में छठा में जो आप बोले हैं ना कि मेघालय नहीं होगा, मेघालय नहीं, मणिपुर और मिजोरम होगा, मणिपुर मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय नहीं होगा। मेघालय जो है वो 5वां में। देखिए हुआ क्या था, 5वां सूची में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को डाल दिया गया था, लेकिन 4 राज्य छोड़ दिया गया था, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इस 4 राज्य को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य थे उसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में डाल दिया गया था 5वें अनुसूची में। लेकिन 6ठा अनुसूची में क्या कहा गया कि भैया विशेष प्रावधान बोला गया कि इस 4 राज्य के लिए भी विशेष प्रावधान रहेगा जनजातीय क्षेत्र के लिए। तो किस में डाला गया 4 राज्यों को? 6ठा अनुसूची में डाला गया। कौन कौन राज्य थे? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। मेघालय नहीं है, मणिपुर, मिजोरम, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन में हुई है। संसदीय ब्रिटेन में हुई है, ठीक है ना। अब भारत में भी क्या है? नहीं है, संसदीय वाला है। अच्छा, संघीय कहाँ का था? संघीय कनाडा का, याद रखिएगा, संघीय कनाडा। संसाधनात्मक बोलेगा, संघात्मक बोले कहाँ का? ब्रिटेन से लिया गया। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि संघीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया? कनाडा से। संघीय और संघात्मक बोलेगा, संसाधनात्मक बोलेगा तो कहाँ से? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी मतलब कि एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन के नागरिकता से लिया गया। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, याद रखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक स्टेट का मतलब संघ का अपना है, राज्य का अपना है, देश का, और एक पूरे अमेरिका का अपना है। जैसे कि आप अगर रहते हैं किस में, समझिए कहीं रहते हैं आप मैक्सिको में रहते हैं, तो मैक्सिको का अलग एक आपका नागरिकता होगा, पूरे अमेरिका का अलग नागरिकता होगा, तो दोहरी नागरिकता वहाँ पे। लेकिन भारत में बिहार का नागरिकता मिलता है आप लोगों को? नहीं, सिर्फ इंडिया का लेवल पे मिलता है। आप यहाँ अभी दूसरा जगह से सटे, यहाँ से गए। ठीक है। आइए, एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? तो भाई कहाँ पाई जाती है? भारत में ही पाई जाती है। ठीक है ना। एकात्मक सरकार समझ रहे हैं ना, एकात्मक सरकार भारत में नहीं होगा, गलती है, स्विट्जरलैंड में। ब्रिटेन में होगा, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में मतलब वहाँ कोई सरकार नहीं है, एक ही सरकार है। हाँ, एक ही सरकार है, और दल नहीं है नेता वाला। ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन। यही बिला तो है जी उसका एकात्मक सरकार। भारत में एकात्मक नहीं है भाई, नहीं है, भारत में बहुदलीय है ना, बहुदलीय है। हमको याद है, इसलिए थोड़ा छिप गया। चलिए कोई नहीं, होता थोड़ा बहुत। आइए, भारत एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? ब्रिटेन में। ठीक है। भारत में राजनीतिक सत्ता प्रमुख स्रोत कौन है? तो संविधान है, छोड़ी जनता है। हम लोग पढ़ते भी है, हम भारत के लोग, तो भारत के लोग क्या है? मतलब जनता। ठीक है ना, भारत के लोग मतलब जनता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? मौलिक कर्तव्य अमेरिका से, नहीं रूस से भाई, देश उधर बता रहे उधर, रूस बता रहे उधर, रूस। अब मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। और रूस से कौन चीज क्या लिया गया है? बताइए, बहुत बताए हुए हम। अरे योजना आयोग रूस से लिया गया है। योजना कहाँ से, किसकी देन है? रूस की देन है, याद रखिएगा। 1950 में जो लोग योजना अपनाए थे ना, वो रूस से ही लेके आए थे नेहरू जी। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से? तो मौलिक कर्तव्य जब भी पूछेगा तो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है ना। नीति निर्देशक सकता तो आयरलैंड से। हाँ, आयरलैंड से। आइए 10 नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। न्यायिक पुनरीक्षण अवलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्लोकन की व्याख्या, ये भी फिर से क्वेश्चन हुई है, अमेरिका से। हाँ, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो जाएगा। सिंपल सा, याद है ना भाई, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका। कार्यपालिका का मतलब यहाँ जो मुख्यमंत्री जो कराता है ना। विधायपालिका का मतलब? विधायिका मतलब स्टेट लेवल पर। न्यायपालिका मतलब वो हम लोग का कोर्ट। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार संदर्भ में किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका, मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस, मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका, मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार तो अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान। यहाँ पे अगर जनता रहता तो जनता भी हो जाता। ठीक है ना, याद रखिएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस देश से लिया गया है? तो क्या प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना भैया 14 का संविधान हो जाएगा, ठीक है ना। जिसे निम्नलिखित में तो संविधान तो बोला गया है भाई। बोले वहाँ पे अगर जनता रहता तो जनता हो जाता, अगर संविधान है तो हम यहाँ पे टिक भी मारे हैं देखिए। हाँ। संविधान बोले तो संविधान, अगर जनता होता तो जनता, ठीक है ना। आइए आगे। Just 2 है भैया, Just 2। चलिए आगे आइए, कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का 16 भारतीय नंबर। संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित? अमेरिका से, लेकिन भारतीय प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना अमेरिका से और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना भारत में कब उद्देश्य प्रस्तावना कब लागू किया, पारित किया गया था? केशवानंद भारती बनावट। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्तावना कब लाया गया था भारत के संविधान सभा के पटल पे? अच्छा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लाए थे जो जी। ना जी, 24 जनवरी को। मार के 22 जनवरी को। मार के कर उड़ा देंगे अभी। लाया कब गया था? तो पारित नहीं किया गया था 13 दिसंबर हाँ 1946। पारित किया था 22 दिसंबर 22 जनवरी 22 जनवरी 1947। पहले तो बताया कई बार 5 10 तो बताया कल खाली से खजुआओ ना तुम कहो ये सब कहाँ से, ये सब क्वेश्चन ना पूछेगा क्या मुँह में तो मुँह बाओगे। करा है देश सरकार में हर व्यक्ति वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, याद रखिएगा। देखते हैं ना भैया, आपका भी एक मत होता है, गरीब आदमी रिक्शा वाला उसका भी एक मत होता है, जो एक अमीर रईस आदमी अनिल अंबानी उसका भी एक ही मत होता है। नहीं कि भाई बहुत रईस है तो 2 मत दे देगा, नहीं, उसका भी एक मत है, एक गरीब आदमी का भी एक ही मत होता है। ये होता है लोकतांत्रिक सरकार में, ठीक है ना। भारत के संविधान की विशेषता क्या होता है? अंशतः कठोर अंशतः लचीला, अंशतः कठोर भी है अंशतः लचीला भी है, ठीक है ना। देखते हैं कभी कभी कोई दंड देता है तो एकदम फांसी पे चढ़ाता है और किसी को रिहाई कर देता है, मौज करो। तो अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को माना जाता है, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? हाँ, कि भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम संविधान से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। रात के निषिद्ध तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, ठीक है। और लास्ट में एकल नागरिकता बची है तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। इसी तरह बता देंगे जो चारों ऑप्शनों को भी बता देंगे, ठीक है, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक कर्तव्य है, क्या सही है? नहीं। भारतीय कौन सा कथन सही पूछ रहा है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, एकदम सही है। आइए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल नहीं है, नकल किया हुआ भाई। उपयुक्त कथन गलत है सभी, नहीं भाई, ये वो तो सही है, ये ना है। हाँ, दूसरे संविधान का क्या है? प्रभावित है, ठीक है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व में किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन भी, हाँ, या फिर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, बिल्कुल। आइए, महाभियोग भी वहीं से होगा। हाँ, महाभियोग भी वहीं से, महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद कितना में है? 61 में है, ठीक है ना, राष्ट्रपति पर। चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना डैश संविधान से ली गई है, तो प्रस्तावना बोल देगा तो यूएसए से, प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, कनाडा से क्या बोलेगा? संघीय व्यवस्था। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संघात्मक विशेषता और संसदनात्मक, हाँ संसदात्मक। और क्या बोला है कुछ उधर पहले? मौलिक कर्तव्य, मौलिक रूस बोल रहे हैं, ब्रिटेन में बोल रहे हैं। ब्रिटेन से हो गया एकल नागरिकता हो गया, उसके बाद हो गया संसदनात्मक, ठीक है। और उसके बाद संघीय बोलते तो कनाडा, और संसदनात्मक हो गया। अच्छा, यूएसएसआर से क्या लिया गया है? 2 बोले हैं अभी, मौलिक कर्तव्य और रूस से ना। हाँ, मौलिक कर्तव्य योजना आयोग, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सी। चलिए, लिखित संविधान की अवधारणा कंसेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया गया था? तो देखिए, लिखित बोलेगा तो अमेरिका में, वही बोल देगा ना कि संविधान किसकी देन है, सीधा बोलेगा क्वेश्चन, संविधान किसकी देन है? फ्रांस की देन है। संविधान किसकी देन है? फ्रांस की। लेकिन सर्वप्रथम लिखित संविधान किसकी देन है? अमेरिका का। इस बात को याद रखिएगा हमेशा, 2 चीज पूछता है। किसे देश में दोहरी नागरिकता का संविधान मतलब स्वीकार किया है? तो अमेरिका में, अभी कुछ देर पहले बताया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता मतलब कि आपको एक हाँ, मतलब स्टेट में क्या जगह, जैसे ब्राजील हो गया या और भी क्या हो गया, जैसे पेरू हो गया,
जो भी हो, हाँ, मैक्सिको हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ये सब का, बोलीविया हो गया, ये सब देश का एक अलग नागरिकता है, अमेरिका का पूरा अलग नागरिकता मिलेगा, तो दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है कि संसदीय है कि एकात्मक है कि प्रति किंतु भावना एकात्मक है? बोलिए तो ये प्राकृतिक से संघीय है वो, किंतु भावना में एकात्मक है। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। तो हम लोग संघीय खाली मार के चलाते हैं। तो वही तो क्वेश्चन क्लियर होगा इससे। कितनों पढ़िएगा तो कि पढ़ने से तो अच्छा फायदा होता ही होता है, नो डाउट, लेकिन ऑब्जेक्टिव जितना मारिएगा ना उतना ज़्यादा क्लियर मिलेगा कि भैया आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। अभी क्वेश्चन में कि भारत की संविधान की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति में कैसा है? संघीय है, लेकिन भावना में एकात्मक है। अच्छा भैया, अच्छा एक प्रकृति सिर्फ पूछा हम लोग से ऊपर में। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो खाली लिखा है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या हाँ, है, तो वही बात है। तो संघीय खाली मार सकते थे। संघीय मार सकते, लेकिन ऑप्शन में आपका भावना में भी दे दिया है ना, तो ऑप्शन में वही मार दिएगा। छः क्या है, क्योंकि प्रकृति में मार दिएगा, ऑप्शन में भावना भी रहेगा ना, तो आपका गलती कट जाएगा। हाँ, मैं कहा है कि यहाँ पे इसको, अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये हटा देता, टिक टैक मत मारल करो, अब पेंसिल देगी हाथ मार खराती में नहीं टिक टैक मार रहे हैं ना, सफा नहीं किसी, लेकिन सफा फ्रेश हो गया। वो नहीं बोल रहे हैं, आंसर में टिक टैक नहीं मार। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अनिहित है क्या? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचन होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, और आगे क्या बोल रहा है? देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित होती है। तो इसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अध्यक्ष हम लोग का कौन है भारत का? किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति को बोलते हैं। अध्यक्ष में लोग क्या होता है? निर्वाचित होता है, याद रखिएगा। उसका निर्वाचन होता है, भले अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, लेकिन निर्वाचन होता है। पर अच्छा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन को क्या कहते हो तुम बताएगा भाई? खाली क्या बोले? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या अंतर होता है? अंतर पूछ रहे हैं। प्रत्यक्ष में हो जाएगा, ये चुनाव के साथ होता है ना। प्रत्यक्ष में एमएलए का प्रत्यक्ष होता है क्या अप्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है। एमपी का एमपी का तो ही क्या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। तुम बताओ भाई। एमपी का अप्रत्यक्ष होगा। है तुमको तो अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। हम देख रहे हैं कितना बड़ा बात है। कहाँ तक हो गया इसमें? सदस्य होता है भारत का राष्ट्रपति। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे कहना है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अनिहित है। क्वेश्चन जो हम लोग को कुछ देर पहले मिला भी था, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यही क्वेश्चन है। क्लियर है? सेमी आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है ना? आइए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है तो क्या है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। गणतंत्र राज्य में ये बोल रहा है, ठीक है ना? यही हो जाएगा। सभी मामलों में अंतिम अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास होता है। दूसरा तीसरा ऑप्शन भी पढ़ देते एक बार। भारत में संसदीय शासन नहीं है। गलत बात, ठीक है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो सी सही है। सी नंबर सही है ना। वंशानुगत शासन थोड़े भारत में। भारत राज्यों का संघ है, ये भी सही है। आज के डेट में कौन ऐसा देश है जहाँ पे गणतंत्र होते हुए भी वहाँ पे अंशानुगत शासन है? नहीं, नेपाल नहीं है। बताइए। गणतंत्र होते हुए यार यहाँ गणतंत्र होते हुए भी वंशानुगत शासन है। श्रीलंका नहीं, श्रीलंका में नहीं है। अरे ये सऊदी अरब वाला जो है ना, बात नहीं भाई साहब, सोचिए, दिमाग लगाइए। कुछ तो है, रूस नहीं। अरे आप जिसके गुलाम, अरे आप जिसके गुलाम, अमेरिका, ब्रिटेन। हाँ ब्रिटेन, आप जिसके गुलाम रहे हैं 100 वर्ष होता है। 200 वर्ष होता है। ब्रिटेन में आज भी वंशानुगत शासन है। देखिए आज महारानी एलिजाबेथ, आज उसका जॉर्ज पंचम, फिर से कौन है 53 जो बना अभी, तो क्या है? राजा ही ना है। तो वहाँ पे अध्यक्ष जो होता है राजा होता है। प्रधानमंत्री भले कोई बन जाता है, लेकिन जो अध्यक्ष होता है वो राजा का ही वंश बनता है। हाँ, लेकिन अपने यहाँ क्या है, राष्ट्रपति अगर जो बन गया एक बार में, उसका बेटा कभी राष्ट्रपति बनेगा? कंफर्म नहीं है कि बनेगा नहीं बनेगा, इलेक्शन लड़ेगा तभी जीतेगा तभी। तो वही बात यहाँ पे हम लोगों ने पूछा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पूछ रहा है भारतीय संविधान अध्यात्मक है? नहीं भाई, संसाधनात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है? नहीं भाई। भारत एक कुलीन तंत्र है? नहीं भाई। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है? एकदम सही भाई, 28 का डी सही है। भारत एक कैसा है? संस्थात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। कहाँ से लिया गया संस्थात्मक व्यवस्था? ब्रिटेन से। मार के नाक तोड़ देंगे सबके लोग। ब्रिटेन से। कितना समझा है? संसाधनात्मक बोलेगा तो ब्रिटेन, और संघीय बोलेगा तो कनाडा। आप ही बता रहे हैं, आप ही कंफ्यूज कर रहे हो।
बोले में चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? आइए चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, राजतंत्र दल सर्वोच्च होते हैं, शक्तियों का समेकन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संविधान का सर्वोच्चता होता है। भारत में आज भी संविधान सर्वोच्च है। संविधान में जो लिखा हुआ होगा, राष्ट्रपति भी अगर कोई गलती करते हैं ना तो संविधान के अनुसार से उन पर ब्लेम लगेगा, ठीक है ना। बिहार होमगार्ड परीक्षा इस पर फिर एग्जाम लेता है? नहीं, अब लेता था, पहले अब नहीं लेता है। संविधान में, अच्छा तुम होमगार्ड का तैयारी कर रहा है। संविधान के अनुसार भारत एक है क्या? संघीय राज्य है कि राज्यों का संघ है कि एकात्मक अर्थ संघीय राज्य है? राज्य का संघ। क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। अच्छा इसे बोलेगा तो हम लोग अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं होती है, सिंपल सा है। मौलिक अधिकार लिया ही गया, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लिखित संविधान भी अमेरिका से लिया गया है। संस्थात्मक व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आइए, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा वही बोलेगा निश्चित उत्तर आयरलैंड से, ठीक है ना। अब फ्रांस से? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। आइए 34 नंबर क्वेश्चन में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना, यूनियन होगा। यूनियन शब्द किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया, ठीक है ना। यूनियन शब्द बात जानते हैं भैया, जिनमें मौलिक कर्तव्य है हम लोग का, हम लोग तो रूस से लिए हैं और रूस वाला आयरलैंड से लिया ना, स्पेन से नहीं, आयरलैंड से लिया। खान साहब तो बोलता है आयरलैंड से लिया है। ये अगला क्वेश्चन 35 नंबर, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस की देन है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता हर एग्जाम में कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। अभिभावक ना, हाँ अभिभावक। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? गार्जियन। हाँ गार्जियन सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। राष्ट्रपति मान के दिया नहीं भाई, भारतीय संविधान बोल रहा है ना। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। अरे मतलब कि जो आदमी को ज्यादा वोट पड़ेगा वो आदमी फर्स्ट आएगा यानी जीतेगा। तो किस कंट्री की देन है? ब्रिटेन की देन है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो डेनमार्क का संविधान नहीं है, आयरलैंड का है, फ्रांस का है, यूएसए का है, डेनमार्क से कुछ नहीं लिया गया है। भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। ये क्या है बताइए? संघीय है कि राजतंत्रीय है कि राष्ट्रपतीय है कि एकात्मक है? क्या हो जाएगा? एक प्रकार का संघीय हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एक प्रकार का संघीय हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत का संविधान का सरकार जो है प्रणाली एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? संसदीय है, ठीक है ना, प्रणाली है। भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो याद रखिएगा कौन सा नहीं लिया गया है। तो देखिए, द्वि पद्धति लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधायक प्रक्रिया लिया गया है, लेकिन मूल अधिकार नहीं लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, सीधा याद रखिएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सीधा, ठीक है ना। आइए कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भाई विधि द्वारा प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया, याद रखिए। विधि का शासन, ठीक है ना। विधि का मतलब होता है कानून का शासन। हाँ, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ अमेरिका, जब अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से होगा क्या एक बार, ठीक है ना। चलिए अच्छा अवशिष्ट, हाँ कनाडा सही है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है भारत में? राष्ट्रपति के पास। अब पहले जमाने में किसके पास होता था? गवर्नर जनरल। पीला चैप्टर में लोग पढ़े, याद आना चाहिए। भारत का संविधान अपना प्राधान्य किससे प्राप्त करते हैं? तो भारत की जनता से करते हैं। किससे करते हैं? भारत की जनता से करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन फिर से और पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। संघीय भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। चलिए आइए, भारत के संविधान किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया है? तो चीन से कोई नहीं लिया गया है। देखिए यूएसए से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, फ्रांस से लिया ही गया है, कनाडा से लिया ही गया है, चीन से कुछ नहीं लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार हो गया, हाँ, ब्रिटेन से संस्थानात्मक हो गया, फ्रांस से समानता संबंधित हो गया, हाँ,
भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो किस प्रकार का है? तो संरचनात्मक में संघात्मक और भावनात्मक में एकात्मक। अभी कुछ पहले ही पढ़ा है ना। तो प्राकृतिक में कैसा होगा? तो संरचनात्मक होगा और भावनात्मक में एकात्मक होगा। तो भावना में एकात्मक होगा, याद रखिएगा, लेकिन संघात्मक बोलेगा तो संघात्मक जो है ना, आप अपना एगो के प्रति रखिए, हाँ। कि 10 गो के प्रति भावना नहीं रखिए। बात जो बस याद रखिएगा, बात वही याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान भी वैसा ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किससे होता है? केंद्र एवं राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा, ठीक है ना। सरकारी आयोग भी पूछेगा, सरकारी आयोग समिति कब किसके लिए आया था? सरकारी आयोग। ओहो, तो केंद्र राज्य बीटों का शक्तियों का बंटवारा के लिए नहीं आया था। तो वही क्वेश्चन, तो अपशिष्ट शक्ति, हाँ। अपशिष्ट शक्ति कनाडा से, व्यवस्था भी कहाँ से? कनाडा से। तो निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? मतलब परिसंघीय है, मतलब बोल रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच का जो शक्ति का बंटवारा होगा वो परिसंघीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? बताइए जल्दी। हाँ, संविधान के मार के कनपटा कर देंगे, ब्रिटेन। अच्छा, विधि का कानून, कानून बोला, अभी जस्ट पढ़ा दिए, अभी फिर कंफ्यूजन कीजिएगा। अरे ब्रिटेन मारो ना यार। हाँ जी। कानून के समक्ष समानता मतलब कानून क्या? कानून विधि का समानता कहाँ? विधि का कहाँ से लिया गया है? हम आप ब्रिटेन। संरक्षण हो जाएगा अमेरिका से। पढ़ो। नहीं चलिए आगे पढ़िए। भारतीय संविधान अमेरिका से मौलिक अधिकार याद रखो। बात न्यायिक पुनरावलोकन महाभियोग ईश्वर याद रखिए। हमको याद है, विधि समान सुरक्षा अमेरिका को पढ़े। 48 भारत संविधान में कितने दोष की विशेषताएं ली गई हैं? 10। तो 10। भारत का जो संविधान का अलग अलग देशों से लिया है ना, तो 10 को देश से अलग अलग देशों से संविधान लिया है। और ज्यादा से ज्यादा भाग किस कहाँ से लिया? भारत अपने यहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है। भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है, संघ व्यवस्था से जो पाई जाती है। क्या संघ हो जाएगा तो यहाँ कनाडा भी होगा ना? संघ हो जाएगा तो कनाडा, आंसर देखिए, कनाडा ही होगा। हाँ सही है, कनाडा। ठीक है। भारत एक गणराज्य, इसका अर्थ क्या है? जनता संप्रभुत्व राज्यों का संघ है, संसदीय शासन व्यवस्था शासक नहीं है, ठीक है। पढ़ लेना, ऑप्शन सही रहता है एक बार। आइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभागी अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरलैंड के गणतंत्र से हुए थे। हाँ, वो तो सीधा सीधा हमेशा पढ़े किए हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो संसाधनात्मक व्यवस्था की गई, जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। संघ बोलेगा, संघीय बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने का बदलने का अधिकार प्राप्त है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। आइए आगे, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से? संशोधन प्रक्रिया बोला तो दक्षिण अमेरिका। आर्टिकल 20 सॉरी भाग 20 आर्टिकल 368, भाग 20 आर्टिकल 368 साउथ अफ्रीका। आपातकाल बोल देगा तो कनाडा। भाग बोलेगा तो 18, याद रखिएगा, भाग 18 352 356 354। अच्छा वही बोलेगा आपात 360 ना भैया। हाँ 52 54 60 352 हाँ 56 56 60 52 56 60 और 360 वित्तीय आपात बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात सिर्फ अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बाकी आपात का प्रावधान कहाँ से किया गया है? कनाडा से। कितना आर्टिकल? जर्मनी से। जर्मनी से तो कनाडा बोल रहे हैं। जर्मनी से। अब वित्तीय आपात का कहाँ से? जर्मनी से। आर्टिकल भाग 18 भाग 18। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। भाग कितना? 20 भाग 20 आर्टिकल 368। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संघीय प्रणाली बोला है तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का किस देश से लिया? समवर्ती सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्य संविधान किससे लिया गया है? तो मुख्य भाग बोलेगा तो किससे लिया गया है? मुख्य भाग तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, ये भी कनाडा से लिया गया है, याद है, ठीक है ना।
आइए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संघ के अवशिष्ट शक्तियां निहित किए गए जाने में निम्नलिखित किस कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से, याद रखिएगा अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से लिया गया है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि क्या है इसमें? मताधिकार का प्रावधान। मत नहीं, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। अच्छा, कोई याद रखिएगा, हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, हमेशा गलती कर रहे हैं आप लोग। हाँ हो गया। कुछ नहीं होगा। आइए बात कीजिए। भारतीय संविधान के मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ लिया गया? संघ की अवधारणा कहाँ, जल्दी बताइए। कनाडा। कनाडा। बार बार आप लोग बोल कहीं नहीं रहे, तब लोग बोलिए ना भाई खटाखट, अच्छी का लेट कर रहे हैं आप लोग, सोच कर रहते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन का संकल्पना किस देश से लेगा? विधि का शासन बताइए। ये रूस से। भाई नहीं, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। मार के कनपट्टा लाल हो जाएगा सब किसी का। यूके से विधि का शासन। भारत में संविधान में भाईचारे की भावना कहाँ से आया है? फ्रांस से। भाईचारे का, भाईचारे का, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से। भाग कितना? 18। आपातकालीन बोलेगा ना, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? वित्तीय आपात बोल देगा तो आपका अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल अमेरिका। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश ने अपनाया है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 खत्म, बोलिए। अप्रत्यक्ष चुनाव तो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। हाँ, राज्यसभा में जो संसद जो चुने जाते हैं, जो इलेक्शन होता है, उनका कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। लेकिन उन्होंने कहा राज्यसभा में जो 12 को सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत होता है, वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। जो 12 को राज्य सदस्य मनोनीत होता है ना भाई, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से है कि ऑस्ट्रेलिया से? नियुक्ति राज्यपाल के